नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। कल हमने जो पढ़ लिया था बेटा उसको एक बार रिवाइज और कर लेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। कल हमने क्या पढ़ रहे थे बेटा? बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। इसी के अंतर्गत बेटा हमने क्या क्या समझ लिया था? CRR हमने देख लिया था, हमने फिर बेटा SLR के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, रेपो रेट हमने बड़े प्यारे तरीके से समझा था, और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट यह भी हमने समझा था। ठीक है ना। और उसके बाद बेटा मैं आपसे कुछ चीज़ डिस्कस और करना चाह रहा था। एक्चुअली ये जो अपने नोटेड किया था वो तो आपको मिल ही गया सारा, है ना। आपके साथ जो भी मैंने डिस्कस किया था ये मूल फाइल है। इसमें कई चीज़ें जो लिखी हुई नहीं है ना बेटा, वो इसीलिए नहीं है कि जो अपन ने एनोटेट करी थी वो आपको क्लास के अंतर्गत जो पढ़ाया था तो वो सारी आपको मिल गई होंगी, है ना। चलो बेटा, अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात क्या कर लेते हैं कि आपको आज मैं बेसिकली थोड़ी सी एक दो बातें और बताना चाह रहा था। कल जो हमने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो लास्ट में पढ़ा था ना, ये वाला पार्ट, इसके बारे में हमने डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन मैं आपको दो तीन चीज़ें और डिस्कस करना चाह रहा था इसमें। लो साहब, देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक का विषय ध्यान रखना। हमने क्या देखा था ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में? ये बड़ा प्रतिभूतियों के रूप में किसके पास रखते थे? ये बैंक अपने पास ही रखता था। ये क्या कर रखा था? RBI ने बोल रखा था भैया इतना पैसा तो तुम्हें एज ए प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास ही रखना है ना। ये अपनी बात हो चुकी थी। अब मेरी एक बात बताओ भैया कि ये जो SLR है, कल भी आपसे मेरी बात हुई थी कि SLR में यदि आपसे कह दिया जाए बैंक को कि बेटा आपको 28% की जगह अब 30% रखना है, ठीक है। अब 30% रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक को 2% एक्स्ट्रा की प्रतिभूतियाँ खरीदनी पड़ेंगी, मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। अब लो साहब, ये प्रतिभूति खरीद के SBI बैंक के पास आ भी गई 2% की। अब ये जो SBI बैंक ने क्या किया फिर, जो ये गवर्नमेंट से प्रतिभूतियाँ लेके आई है ना, तो ये SBI बैंक को बेटा गवर्नमेंट को पैसा भी देना पड़ा, ठीक है। लो साहब, पैसा भी दे दिया। अब ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास आया बेटा, ये किस में खर्च करती है गवर्नमेंट? विकास प्रक्रिया में खर्च करती है। समझ गए? किस में खर्च करती है? विकास प्रक्रिया में खर्च करती है। और इससे क्या होता है बेटा? इससे समाज में समावेशीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया होगी वैसे वैसे समावेशीकरण की ओर बढ़ते जाएंगे अपन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मतलब क्या बात निकल के आई कि यदि SLR की दर मैं कम कर दूं, यदि सांविधिक तरलता अनुपात की दर यदि कम होती है तो क्या होता है बेटा? सरकार पर समाज के भरण पोषण के दायित्व कम होने लग जाता है। देखो सरकार क्या करती है, वैसे तो क्या करती है बेटा, उसको विकास प्रक्रिया के लिए किसका सहायता लेती है? वो SLR के माध्यम से निवेश करने का सहायता लेती है। क्या SLR बढ़ा देती है? प्रतिभूतियाँ भैया ये बैंक को खरीदनी पड़ती है, और जो ये पैसा आता है ये पैसा फिर किस में खर्च कर लेती है सरकार? अपने विकास प्रक्रियाओं में खर्च कर लेती है। समझ गया? ठीक है, मतलब कि अपना वित्त पोषण कर लेती है विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार। अच्छा, अब SLR को यदि मैं कम कर दूं, सरकार ने क्या हो गया, अब कम कर दिया। कम कर दिया इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो प्रक्रिया आ रही है कम करने वाली, इसका मतलब ये हो गया कि सरकार पर समाज के जो भरण पोषण की जिम्मेदारी है या उसका जो दायित्व है उसमें क्या हो गई? कमी आ गई। कमी आ गई, इसका मतलब क्या होता जा रहा है कि भैया देश आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। देश आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। ये यही तो शो कर रहा है कि बेटा SLR कम हो गई, सरकार को भी इतने पैसे की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि सब सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं, तो उनको भी भरण पोषण करने की अपनी सरकार को जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब सरकार आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। देखो बेटा ध्यान कर लो, कोई भी विकसित देश होगा ना वहाँ पर आपको ये SLR कमी मिलेगी। क्या मिलेगी? कमी मिलेगी बच्चों। देखो जब हमारे आज़ादी के बाद हम बात करते हैं ना, जब आज़ादी के बाद बेटा हमारे पास तो वैसे ही पैसा नहीं था, तो हमने ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो था ना, इसका मान बहुत अधिक रख रखा था। क्या? बहुत अधिक रख रखा था। और देखो एक चीज़ और देख लो कि 2006 से पहले, क्या जो 2006 ना, उससे पहले बेटा CRR जो था, CRR की न्यूनतम और अधिकतम सीमा जो भी तय होती थी वो भैया कौन तय करता था? वो भैया उसको तय करता था संसद। क्या? इनको तय करता था संसद।
देखो बेटा ध्यान कर लो, और मैं न्यूनतम और अधिकतम सीमा से मेरा क्या तात्पर्य वह भी समझ लो। देखो बेटा न्यूनतम से मेरा तात्पर्य कि जैसे सपोज करो कि आपको CRR की बोल दी कम से कम 3% रखना है, और अधिकतम आपका एक ब्रैकेट बना दिया, अधिकतम आपका जैसे कर दिया 15%, मतलब 3 से 15% के बीच में झूलता रहता था CRR, ठीक है ना। क्या होता था, 3 से 15% के बीच में झूलता रहता था। इसी प्रकार से बेटा SLR की स्थिति थी, SLR की भी ये स्थिति थी। अब सरकार ने बोल दिया बेटा कम से कम 25% रखना होगा, और हम बढ़ा के 40% तक कर सकते हैं। तो ये रेशो कितना बेटा, कितने परसेंट में घूमता रहता था, 25 से 40% के रूप में घूमता रहता था। समझ गए। अब क्या हुआ बेटा, 2006 में कानून के तहत हमने जो CRR करते थे, है ना, और 2007 में कानून के तहत जब हम SLR की ये दर तय किया करते थे, इनकी सीमाओं को संशोधन, मतलब इनकी सीमाओं को एक संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया। समझ गए। अब ये सीमाओं को समाप्त करने से मेरा क्या तात्पर्य है बेटा, ये जो सीमा है ना न्यूनतम और अधिकतम वाली, इस सीमाओं को पहले संसदीय नियंत्रण रहता था, अब क्या कर दिया, संसदीय नियंत्रण समाप्त कर दिया। क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, संसदीय नियंत्रण समाप्त कर दिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना इस वर्ड को, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड अथॉरिटी, डाउनवर्ड अथॉरिटी डेलीगेशन। अच्छा एक बात और ध्यान रखो प्यारे बच्चों कि भाई तुम ये अंग्रेजी के जो शब्द है ना इनको भी साथ साथ करते जाना, क्योंकि वहाँ पर जब ट्रांसलेशन खतरनाक रूप का आता है ना तो फिर ये बचाएगा, और इसमें कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। कैसा हो रहा है बेटा, डेलीगेशन मतलब कि किसी कोई काम नीचे सौंप देना, है ना। तो डाउनवर्ड अथॉरिटी का डेलीगेशन कर दिया, संसद ने क्या बोला कि अब भैया हम इसको तय नहीं करेंगे, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप ये अधिकार आप किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये भैया अधिकार ट्रांसफ़र कर दिया बैंकों के बैंक, बैंकों के पापा जी RBI को। किसको कर दिया, RBI को कर दिया। समझ गए ना। और साथ ही साथ बेटा इसके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, जिसको हम बोलते हैं वित्त मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय विभाग के साथ मिलकर ये तय करता था RBI, ठीक है ना। निकालता तो RBI था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करता था। और इसकी घोषणा कौन करता था, ये घोषणा इसकी RBI किया करता था। फिर घोषणा तो भैया RBI करेगा, समझ गए, लेकिन एक बार फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातचीत कर लिया करते थे, ठीक है। मतलब कि इनको नीतिगत स्वायत्तता में वृद्धि कर दी थी, किसके, RBI के। क्या कर दी थी, अब आप जो नीतिगत मतलब पॉलिसी लेने के लिए आप कई चीज़ों में स्वायत्त हो गए, स्वायत्तता में वृद्धि कर दी थी। समझ गए बेटा, ये कल मैं चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। चलो, और CRR कम कर दो, SLR कम कर दो, ज़्यादा कर दो, उसके बारे में हमने देखा था, है ना। चलो अब 2-3 टर्म्स के बारे में और मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। देखो कल हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझा था, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझा था। कुछ टर्मिनोलॉजी और है जिसके बारे में हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए। बैंकिंग पढ़ रहे हैं ना मन। वैसे तो बेटा ये रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट है ना, ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत समझने का पार्ट था, लेकिन जब हमारी बातचीत चल रही थी तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में इन्फ्लुएंस मिल जाए, थोड़ा सा इसको समझ लें अभी, और जब हम मौद्रिक नीति अच्छे से पढ़ेंगे तब इनके बारे में बहुत विस्तृत रूप से भैया हम पढ़ लेंगे। चलो एक अब 2 टर्मिनोलॉजी और समझ लो, MSFR और CR और OR। MSFR से मेरा क्या तात्पर्य है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मतलब कोई सुविधा की दर की बात कर रहा है। कैसी सुविधा की दर की बात कर रहा है, सीमांत स्थिरता। देखो मार्जिनल से सीमांत और स्टैंडिंग से स्थिरता। सीमांत स्थिरता सुविधा दर, इसको भी अभी समझ लेंगे। दूसरा बेटा कॉल रेट, और इसको एक और चीज़ बोलते हैं ओवरनाइट। कॉल रेट और ओवरनाइट रेट, कई बार कहते हैं ना, अरे तू भाई आ भी गया, कब चला था घर से, बोला ओवरनाइट चला था यार, अरे वाह ओवरनाइट में ही तो घर आ गया। तो बेटा ये क्यों मान लो कॉल रेट और ओवरनाइट ये कोई छोटी छोटी कोई समय के लिए, कम समय के लिए कोई ना कोई देने वाली कोई दर है। अब मेरी बात समझ लो, सारी बात किस पे हम करेंगे, लोन के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। रेपो रेट आपने समझ लिया था भैया, RBI ने लोन दिया SBI को, और यदि SBI और बैंक ने या SBI ने RBI को वापस लोन दिया तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा, ठीक है। इसकी मूल जो लैंग्वेज थी वो भी हमने कल समझ ली थी। अब बेटा 2-3 चीज़ें और समझ लो। MSFR जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। देखो यदि, ध्यान रखो, यदि RBI के द्वारा, ठीक है ना, RBI के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को
आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिन के आधार पर, मतलब कि शॉर्ट टर्म हो गया, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, दिन के आधार पर जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एमएसएफआर कह रहे हैं। मतलब ये आरबीआई दे रहा है ना, देखो इसी प्रकार से पीएनबी को ये एमएसएफआर, यदि आरबीआई ने पीएनबी को दिया लोन तो भी क्या कहलाएगा, एमएसएफआर कहलाएगा। एसबीआई को दिया तो भी क्या कहलाएगा, एमएसएफआर कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान करो मेरी बात, ये जो अब आप कह देंगे सर देखो यहाँ ये सर आपके आरआर जो आपने बताया था रेपो रेट, ये भी तो लोन दे रहा है। अरे बेटा लोन तो दे रहा है, अब ये लेकिन जो एमएसएफआर है ना बेटा, ये दिन के आधार पर देते हैं, एक दिन के लिए दिया, 2 दिन के लिए दे दिया, ठीक है ना। देने को तो रेपो रेट के भी दे सकते हैं, लेकिन एमएसएफआर की बेटा जो रेट होती है ना, दर होती है ना, वो दर रेपो रेट से क्या होती है, अधिक होती है। इसकी दर जो होती है बेटा वो रेपो रेट से अधिक होती है, समझ गए। और बेटा ये वर्किंग डे के आधार पर तय की जाती है ना, वर्किंग डे के आधार पर तय की जाती है। और सुनो, और इसमें बेटा ये भी एक क्लॉज होता है एमएसएफआर में, इस एमएसएफआर में बेटा एक क्लॉज और होता है कि भैया कर्ज की जो उच्चतम राशि है ना, आप कितना कर्ज लेके आ सकते हो। कर्ज की जो उच्चतम राशि है, कर्ज की जो उच्चतम राशि है वो बेटा बैंक की शुद्ध जमा का कितना होगा, 1% ही होगा। शुद्ध जमा का 1% ही होगा। जमा का ध्यान रखो, शुद्ध जमा का 1% होगा। जबकि रेपो रेट में तो क्या है बेटा, जितनी आप खरीद सकते हो, ठीक है ना, जितनी आप प्रतिभूति या तो एसबीआई बैंक दे दे आरबीआई को तो भैया लोन ले सकती है। जितनी ज़्यादा आपके पास एसबीआई के पास सिक्योरिटीज़ रहेंगी, प्रतिभूति रहेंगी, वो प्रतिभूति देगी, सिक्योरिटी किसको देगी, आरबीआई को, आरबीआई उसके अगेंस्ट में आपको लोन दे देगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया। ये भैया एमएसएफआर थोड़ा सा अलग हो गया, क्लियर है। वर्किंग डे के आधार पर इसमें तय होती है। मैं दोनों बात लिखता हूँ, कर्ज की उच्चतम राशि शुद्ध जमा का 1% होता है। दूसरी चीज़ ये बेटा रेपो रेट से अधिक होती है। तीसरी चीज़ यह दर वर्किंग डेज के आधार पर तय की जाती है ना, पर तय की जाती है, क्लियर। अच्छा दूसरी टर्मिनोलॉजी और समझ ले, अब समझ लेना बेटा, आरबीआई से एसबीआई को दिन के आधार पर जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बेटा एमएसएफआर बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थिरता सुविधा दर। एक तरह की सुविधा देते हैं बेटा। दिन में कई बार क्या होता है, बैंकों को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कहाँ भागे, आरबीआई से बोलते हैं सर दे दो, आरबीआई से क्या बोलते हैं, साहब दे दो, है ना, क्लियर। और बैंक देख लेता है कि तुम्हारे पास इस समय शुद्ध जमा कितनी है। 100 रुपये अगर आपका शुद्ध जमा है तो उसका 1% ही मिलेगा, मतलब आपको 1 रुपये लोन मिलेगा, क्लियर। आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे कितनी ज़रूरत हो आपको, और चाहे आप कितनी अपनी सिक्योरिटीज दे के चले जाओ कि साहब देखो मैं सिक्योरिटी तो 120 रुपये की आपको देने के लिए लेके आया हूँ, आप ये सिक्योरिटी रख लो और मुझे 120 रुपये का लोन दे दो ना, तब तो बेटा आप रेपो रेट की हम बात करेंगे फिर तो। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पे यदि आपको वर्किंग डेज के हिसाब से चाहिए, दिन के आधार के लिए चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जितनी भी आपकी शुद्ध जमा है बैंक की उसका 1% ही आपको लोन मिलेगा, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो। मैं बैठा बैठा तुम्हारे मन के भाव समझ रहा हूँ अभी ठीक है। अगला भैया एमएसएफआर हो गया आपका क्लियर। वाणिज्यिक बैंकों को दिन के आधार पर जिस दर पर ऋण दिया जाता है या ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, एमएसएफआर कहते हैं। इसकी दोनों तीनों बातें समझ ली। कर्ज की उच्चतम राशि बैंक की शुद्ध जमा का 1% ही होगा और इसकी दर है जो रेपो रेट से अधिक होती है, वर्किंग डे के आधार पर ये तय की जाती है। ये दर जो है वर्किंग डे के आधार पर तय की जाती है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगला टर्म देख लो बेटा, सी आर और ओ आर। क्या बोला मैंने, अब बेटा सी आर और ओ आर, ये चमकती हुई चीज़ और देख लो। सी आर और ओ आर ये क्या कहता है, देखो बच्चों इसको बोलते हैं कॉल रेट या ओवरनाइट रेट, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, ये पीएनबी बैंक है और ये एसबीआई बैंक है। क्या, ये बेटा पीएनबी बैंक है और ये कौन सा बैंक है, एसबीआई बैंक है। ये जो आपस में कर रहे हैं ना बेटा लेन देन, ये जो आपस में लेन देन कर रहे हैं बैंक, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, जिस दर पर आपस में ऋण लेंगे या देंगे उसी को बेटा कॉल रेट या ओवरनाइट रेट कहते हैं, समझ गए। अब इसमें भी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। ये बेटा बैंकों के बीच होती है आपस में,
वाणिज्यिक बैंकों के बीच में ना, आरबीआई का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ये देखो बैंक बैंक दोनों वाणिज्यिक बैंकों के बीच में हो रही है, आरबीआई इसमें कहीं पर भी नहीं है पिक्चर में, बैंकों के बीच होती है, ठीक है बेटा। और ये भी कैसी होती है, ये भी प्यारे बच्चों कैसे होती है, दिन के आधार पर होती है। क्या? दिन के आधार पर जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है वही दर क्या कहलाती है आपको, कॉल रेट या ओवरनाइट रेट कहलाती है। समझ गए? ठीक है, बैंकों के बीच में होता है, दिन के आधार पर जिस दर पर कोई जिस भी रेट पर आपको ऋण उपलब्ध कराते हैं उसी को क्या बोलेंगे, CR या OR। अच्छा चलो अब मुझे थोड़ा सा ही बता दो, ये आरबीआई है ना, आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया, ठीक है ना, तो इस लोन को मैं क्या बोलूँगा, है ना, जिसको मैंने आपसे बात करी थी रेपो रेट, और किसके बदले में दिया था, प्रतिभूतियों के बदले में दिया था, ठीक है। और एसबीआई ने आरबीआई को दिया, मतलब कि जो प्रतिभूतियाँ आरबीआई ने प्रतिभूति दी और एसबीआई ने उसको पैसा दे दिया, तो ये लोन क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। अच्छा, आरबीआई ने एसबीआई को दिन के आधार पर जो लोन दिया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलेंगे, ठीक है ना, सीमांत स्थिरता सुविधा दर। अच्छा, आरबीआई ने ये पीएनबी बैंक और है ना, तो यही सेम तो बेटा पीएनबी के लिए भी हो रही है कि एमएसएफआर यदि इसने दिया, आरबीआई ने पीएनबी को दिन के आधार पर लोन, तो क्या कहलाएगा, एमएसएफआर। और आरबीआई ने बेटा प्रतिभूतियों के बदले में लोन दिया पीएनबी को, तो क्या कहलाएगा, रेपो रेट। और पीएनबी ने आरबीआई को लोन दिया तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट प्रतिभूतियों के आधार पर। समझ गए? अब भैया बैंकों के बैंक, दोनों बैंक आपस में यदि लोन लेना देना करते हैं, कौन, व्यावसायिक बैंक जिसमें आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल रेट या ओवरनाइट रेट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? रिवाइज भी हो गया ना, हाथों हाथ ही समझते चलो, ये बड़ी कोई भारी चीज़ है ही नहीं तुम्हारे लिए, तो अब ये चुटकियों का खेल हो जाएगा। बस बेटा इसको रिवीजन करते रहना। और देखो कल सैटरडे और कल फ्राइडे, कल अपनी एक क्लास रहेगी जिसमें बचा हुआ इसका कुछ पार्ट कंप्लीट करा दूंगा मैं। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तुमसे एक आग्रह है, वैसे आग्रह तो क्या करना चाहिए, डंडा पकड़ के सीधे बोलना चाहिए कि सैटरडे और संडे को जितना हमने ये बैंकिंग का पढ़ा है ना, जितना बैंकिंग का पढ़ा है, ज़्यादा लोड मत लेना, कम पढ़ोगे तो सुखी रहोगे, है ना, तय मान लेना, कम पढ़े और जितनी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो बहुत लाभ में रहोगे। ये शुरू से मैं तुमसे बात कहता आया हूँ। सैटरडे संडे का तुम्हारा केवल एक ही काम है, ये जो इकोनॉमिक्स है इसको रट लेना, रिवाइज कर लेना जो पुरानी मैंने आपको बताई है। और पुनः पढ़ने में आपको कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो तुम मुझसे पूछ लेना। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको लगता है कि सर ये कॉन्सेप्ट में मुझे कुछ गड़बड़ लगती है तो भी मुझसे पूछ लेना, है ना, ठीक है। रिवाइज कर लेना पूरा बैंकिंग, जो भी 4-5 अपने 6 लेक्चर हो जाएंगे अब तक, तो 6 के 6 रिवाइज कर लेना। देखो बेटा सैटरडे और संडे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सैटरडे और संडे मैं केवल रिवाइज करवाऊंगा तुम्हें, कोई ना कोई रिवीजन वाली चीज़ें तुमसे डिस्कस करूंगा ये 2 दिन। और मेरा तुमसे भी आग्रह है कि दुनिया भर के यूट्यूब के चैनलों पर इधर उधर दौड़ते भागते मत फिरना। देखो तुम्हारे 3 पिलर तो विकास जी पक्का पूरे कराएंगे, है ना, जीवित रहे तो पूरा पक्का करा देंगे। कौन कौन से 3 पिलर? एक तो बेटा आपका इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका पॉलिटी, तीसरा आपका ज्योग्राफी, और चौथा हो गया बेटा अपन करंट अफेयर, इसको भी साथ में लेके चलेंगे, है ना। करंट अफेयर्स के लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे थोड़ी सी बातचीत करी थी, लेकिन ये मैं आपको कराऊंगा, तो इससे जल्दबाजी मत करना। 2021 में बेटा हम सारी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 2021 की परीक्षा के लिए कर लेंगे। और इससे पहले ये चारों चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेटा हम 90 दिन में आगे जाके इनको अगले 3 महीने में सब खत्म कर देंगे। और तुम्हारे जितने भी प्रीवियस के प्रश्न हैं वो सब अभ्यास करा दूंगा, सब अभ्यास करा दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ के आना है और खुद ही पढ़ना है। क्या? पढ़ के आओगे और खुद ही पढ़ना है। और ये इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने आपसे क्या कहा था कि एक बेसिक बुक पढ़ के आना, उसमें देख लो कोई सी भी बेसिक बुक हो, है ना। आप रमेश सिंह ले सकते हो, ज़्यादा भैया दिक्कत है, कई विद्यार्थियों को बुकों की दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करके भैया कैसे ही पढ़ लो। और देखो बेटा भूखे रह लो, अगर तुम्हारी ज़्यादा स्थिति खराब है ना तो भी किताब तो लानी ही पड़ेगी, देखो किताब तो लानी ही पड़ेगी, है ना, ये काम तो करना ही पड़ेगा। देखो संघर्ष का समय है, ये ऐसे ही अब रहेंगे बेटा जीवन में, ये संघर्ष, ये तो तुम्हें इससे पार पानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
है ना। बाकी मेरा पूरा प्रयास है बेटा कि मैं इसमें सारी चीज़ें आपको कंपाइल करके डाल देता हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे ना तो तुम अपने मस्तिष्क से उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से स्थायी नहीं कर पाओगे, रटी रटाई चीज़ हो जाएंगी वो। तो मतलब सुबह एक खाली दिमाग लेके मेरे पास सामने बैठ गए और मैंने जो तुम्हारे दिमाग में उंडेल दिया तुम लेके आ गए, ये क्या तरीका हो गया। चिंता मत करो, ये विकास जी का कॉन्सेप्ट है ना, एक दिन जल्दी इन सबको जितने भी बैठे हुए ना ये इनका रिजल्ट नहीं दे पाए बड़े बड़े महारथी, तो इनको यही करना पड़ेगा घूम फिर के, है ना। एक ही चीज़ को 4 तरीके से पढ़ा रहे हैं बेवकूफ़ बना के बेटा, व्यूज़ इकट्ठे करने के लिए। कॉल रेट हो गई, कॉल रेट समझ ली, MSFR समझ ली, रेपो रेट देख ली, रिवर्स रेपो रेट देख ली, ठीक है ना। कॉल रेट और इसमें क्या डिफरेंस था यह भी हमने देख लिया, क्योंकि बेटा ये तो केवल शुद्ध रूप से आपके दो कमर्शियल बैंकों के बीच में लोन आपस में लेन देन करते हैं वो होती हैं, और ये दिन के आधार पर होती हैं। MSFR भी दिन के आधार पर, CR और OR जिसको कॉल रेट और ओवरनाइट रेट ये भी दिन के आधार पर होती है। और ये हमने फिर पहले समझ लिया था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब हम मौद्रिक नीति समझेंगे तो ये रिवर्स रेट और रेपो रेट मतलब कि रीपर्चेज रेट है अपनी, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये रिवर्स रेपो रेट है इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। चलो अब अगली चीज़ देख लो बेटा, एक होता है बैंक दर। क्या होता है? बैंक दर। ये बैंक दर भी समझ लो, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं बेटा, इनको हाथों हाथ समझ लोगे ना थोड़ी जीवन आसान हो जाएगा। बैंक रेट क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा, जो RBI क्या लॉन्ग टर्म के लिए, देखो मैंने क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म के लिए, ध्यान रखना, क्या लॉन्ग टर्म के लिए जो ऋण देता है और जिस रेट पर देता है उसी रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बैंक रेट बोलते हैं। कहते हैं ना बेटा किस रेट पर आपको दिया है, तो RBI से हम बात करते हैं, RBI कहता है साहब हमारी बैंक रेट जो है वो इतने प्रतिशत है। अच्छा, और तुरंत समझ जाना कि बैंक रेट का मतलब हो गया RBI के जो ग्राहक हैं उनको उसने ऋण दिया है, और कैसा ऋण दिया है? लॉन्ग टर्म ऋण दिया है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। क्या? और अच्छा, ये जो हमने देखा था रीपर्चेज ऑप्शन वाला रेपो रेट जो और रिवर्स रेपो रेट हमने देखा था, ये कैसे हैं बेटा लोन? ये सारे शॉर्ट टर्म के लोन हैं। कैसे लोन हैं? सारे शॉर्ट टर्म के लोन हैं। यदि RBI लॉन्ग टर्म लोन देता है तो जिस रेट पर देता है उस रेट को बोलते हैं बैंक दर, और इनके किसको देगा? ग्राहक को देगा। कभी तुमने RBI बैंक में अकाउंट खुलवाया है क्या तुम्हारा? तो तुम थोड़ी ग्राहक हो, तुम तो वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहक हो। RBI के ग्राहक कौन से होते हैं? सरकार, गवर्नमेंट, बड़ी कंपनीज, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वो जुड़े हुए होते हैं किससे? RBI से। तो इनको भैया RBI जिस रेट पर लोन देगा उस दर को क्या कहोगे? बैंक दर कहोगे। लेकिन ध्यान रखना, मेन कीला क्या है इसको मत भूल जाना, किसको मत भूल जाना, बैंक रेट लॉन्ग टर्म, बैंक रेट लॉन्ग टर्म, है ना, ध्यान रखना। अगर स्टेटमेंट में प्रश्न आ गया और उसमें शॉर्ट टर्म हुआ तो चक्कर पड़ जाएगा। ये की वर्ड है, इसमें लॉन्ग टर्म होता है बेटा ये दर, समझ गए। अच्छा, ये जो दर होती है ना बैंक रेट बेटा, इसमें मोल भाव हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट RBI से बोल देती है अरे भाई साहब देखो 5% रहने दो, 3.5% ले लो यार, अरे यार 4%, अरे यार एक काम करो 4.25 ले लो, चलो ख़त्म करो। तो इस पर बेटा बार्गेनिंग हो जाती है, किस पर? बैंक दर पर। और ये बेटा नकदी की नहीं, इसमें प्रतिभूति या बॉन्ड का लेन देन होता है। किसका? प्रतिभूति नहीं, बॉन्ड का लेन देन होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बैंक रेट हो गई, ये रिवर्स रेपो रेट हो गई, ये रेपो रेट हो गई, इनके बारे में हम बहुत विस्तृत रूप से मौद्रिक नीति में समझेंगे। बेसिकली बैंकिंग का पार्ट है नहीं, पर मैं आपको जब बैंकिंग की चर्चा करा था मैंने कहा यार भाई एक समझ विकसित हो जाए, उस निमित्त मैं आपसे ये सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, तुरंत मुझे एक बड़ी प्यारी सी चीज़ ध्यान आई है, इसको तो बिल्कुल ही ध्यान कर लेना। देखो बेटा, एक होती है क्रेडिट रेट। क्या होती है बेटा? क्रेडिट रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऋण दर। मतलब जिस दर पर बैंक ऋण देती है ना उसको, है ना, वो आपकी क्रेडिट रेट होती है। मतलब आपके पापा जी गए बैंक में होम लोन की बात करने, SBI बैंक में गए, और SBI बैंक ने बोला कि साहब देखो आपको लोन तो मिल जाएगा, हमारे लोन की दर कितनी है? 8% है। ठीक है, तो ये कैसी दर हो गई बेटा? क्रेडिट दर होगी। ठीक है, और एक होती है बेटा अपनी डिपॉजिट रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट रेट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? जमा दर। क्या बोलते हैं? जमा दर। अच्छा, अब SBI बैंक में जो पिताजी ने अकाउंट में जमा करा रखा है, सेविंग अकाउंट में पैसा, उसकी जिस दर पर हमें ब्याज मिलता है उसको क्या बोलेंगे? डिपॉजिट रेट बोलेंगे। ठीक है ना, दोनों सिनेरियो समझ गए ना। ऋण दर क्या होती है ये भी समझ गए, और जमा दर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों ये भी समझ गए ना। अच्छा,
अब देखो बेटा, ऋण दर तो है तुम्हारी 8%, सपोज करो कितनी, 8%। और आपने जो जमा करा रखे है उस पर आपको बैंक ब्याज देती है 3%। क्या देती है, 3%। तो ये जो आपका डिफरेंस आया वो कितना आया, 5% का डिफरेंस आया। क्या आया, मतलब कि बैंक आपसे ले रही है 8% ब्याज, ठीक है ना, और आपको दे कितना रही है, आपकी जमा पर 3% ब्याज। तो भैया ये जो 5% आया इसको ये कहते हैं स्प्रेड रेट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, स्प्रेड रेट। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड रेट बोलते हैं। समझ गए ना। अच्छा, अब अगली बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो इसमें। एक मिनट प्यारे बच्चों, ये लो रबड़ से मैं क्या जगह बना लूँ इसको मिटा के। देखो बेटा, एक चीज़ और इसमें समझ लो, ये जो स्प्रेड रेट है ना, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये स्प्रेड रेट आपकी कम होगी तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये 8% है आपकी क्रेडिट रेट और जमा दर है आपकी 5%। तो भैया कितनी रह गई आपकी, 3% क्या रह गई आपकी, स्प्रेड रेट रह गई। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अगर स्प्रेड रेट कम होने का मतलब है कि बैंक को सामाजिक विकास में योगदान अधिक करना पड़ता है। क्या, सामाजिक विकास में योगदान अधिक करना पड़ता है। सर ये क्या आपने बताया, अभी बताता हूँ। सामाजिक विकास में योगदान क्या करना पड़ रहा है बेटा, अधिक करना पड़ रहा है। कैसे करना पड़ रहा है, अरे बेटा देखो, पहले तुम्हें बैंक देता था 3% ही ब्याज, अब कितना दे रहा है, समाज को 5% दे रहा है। मतलब कि आपने समाज में ज़्यादा पैसा देने लग गए ना जमा दर पर, ठीक है ना, डिपॉजिट रेट बढ़ा दिया आपने, तो भैया 5% मिल रहा है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपने सामाजिक विकास में योगदान को बढ़ा दिया। क्या, सामाजिक विकास में अपने योगदान को बढ़ा दिया। स्प्रेड रेट यदि कम होगी तो समझ गए ना कैसे कम हुई। 8% हमारी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, 8% हमारी क्रेडिट रेट थी और 5% क्या थी हमारे बच्चों, जमा दर थी। हमने देखा कि भैया ये तो 3% ही रह गई, मतलब कि कम रह गई। इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रेड रेट कम का मतलब हो गया कि अब है जो बैंक सामाजिक विकास में अपना योगदान अधिक दे रही है। समझ गए बेटा। अच्छा, पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी, यदि एक कंडीशन और आती है कि यदि 8% दर है और 3% आपकी जमा दर है तो कितनी हो गई बेटा, ये 5% हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया था कि 5% स्प्रेड रेट, मतलब तो बहुत ज़्यादा थी, है ना, मतलब बैंक आपको जमा दर पे पैसा कम दे रही थी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलें आगे। अब इसमें यार एक चीज़ और हाथों हाथ समझाता हूँ, मन तो ऐसा करता है कि तुम्हें बिल्कुल सब कुछ बता दूँ, कुछ ऐसा चीज़ छूटे ही नहीं। देखो, नोट्स बनाओ ना तो भैया ऐसे ही नोट्स बनाना, जैसे बैंक रेट लिखी, क्या आपने बैंक रेट लिखी, ठीक है, ये बैंक रेट लिखने के बाद आपने क्या किया, ये नीचे डिस्कस करके सारी चीज़ ऐसे, जैसे मैंने आपको ये सिनॉप्सिस रूप में लिखा हुआ है ना, ऐसी नोट्स बना के लिखना। उसके नीचे आप ये क्रेडिट रेट माइनस डिपॉजिट रेट इज इक्वल टू स्प्रेड रेट, ये जो मैंने लिखा है इतना सा, ये और ये आप इसको अपने नोट्स में उतार लेना। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझा रहा हूँ, वो भी अपने नोट्स में उतार लेना। बड़ा नोट्स तो तुम्हें बनानी पड़ेंगे, और ये तो मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में शानदार चीज़ दे रहा हूँ, खुद मेहनत करके तुम्हें दे रहा हूँ, दिक्कत खाए हैं भाई। हाँ, अच्छा, एक वर्ड आपने खूब सुना होगा, इस वर्ड का नाम है कासा। कासा रेशो बोलते हैं, अगर नहीं भी सुना ना तो अब समझ लो बेटा। बेटा ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट एक रेशो होता है, ठीक है ना। ये कैसे निकालते हैं काशा रेशो, बेटा ये आपके करंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है, जो हमने अकाउंट्स के बारे में समझे थे ना कि कैसे कैसे अकाउंट्स होते हैं अपने इसमें बैंक में, कि साहब एक तो अपना जमा खाता होता है, एक चालू खाता होता है, एक आवर्ती होता है, एक बेटा हमने समझा था फिक्स डिपॉजिट होता है, मतलब डिपॉजिट के बारे में ना। अब देखो बेटा, यदि करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट, मतलब चालू खाते में जितना पैसा जमा है और साथ ही साथ सेविंग अकाउंट में जितना पैसा जमा है ना, और टोटल डिपॉजिट बटे टोटल डिपॉजिट यदि आप करते हो तो ये जो रेशो आता है इसको क्या बोलते हैं, काशा रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कासा रेशो बोलते हैं। अच्छा, टोटल डिपॉजिट में और क्या क्या चीज़ आ गई बेटा, मैंने तुम्हें फिक्स डिपॉजिट और आवर्ती जमा रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में भी तो बताया था, वो इसके अंदर समाहित होती है फिक्स डिपॉजिट में, वो तो मैंने लिया ही नहीं रेशो में। मैंने तो केवल किसको यूज़ में लिया है बेटा, मैंने तो केवल यूज़ में लिया है करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट की जोड़ को। समझ गए, इन दोनों को, जैसे सपोज करो बेटा, करंट डिपॉजिट में आपके पैसा था 8 रुपये, नहीं इसको कर देते हैं बेटा 18, चलो
और सेविंग में था आपका 12 रुपये, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया बेटा आपका 30 रुपये। अच्छा, और टोटल आपके बैंक में कितना डिपॉजिट है 50 रुपये, ठीक है। तो ये क्या रेशो बन गया आपका 30/50, क्या आ गया 30/50। अब इसमें बेटा कि 0.6 करके जो भी आपका रेशो आएगा वो रेशो आके रह जाएगा, समझ गए। तो ये आपका क्या कहलाएगा काशा रेशो कहलाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, यदि मैं यूँ कहूँ कि काशा रेशो आपका बढ़ गया, ये जो है आपका काशा रेशो है। अब देखो ये तुम्हारी ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद ही होनी चाहिए, है ना। अब इसको समझो प्यार से कि अगर ये काशा रेशो बढ़ गया, ये काशा रेशो कम हो गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे ना तुम बड़े प्यार से इसको हमेशा के लिए समझ जाओगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काशा रेशो बेटा बढ़ा दिया तो क्या हो गया, मतलब कि ये 0.5 की जगह 0.6 की जगह 0.8 हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर ये जो करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट है ना, इसको कम करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, कम करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। अरे मेरे भाई बढ़ाना पड़ेगा ना। काशा रेशो आपका बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपके करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में क्या है पैसा ज़्यादा पड़ा है। देखो कैसे, पहले भैया अपनी क्या थी ये काशा, पहले 0.6 था सपोज करो। अब हम कह रहे हैं कि भैया काशा रेशो हमारा बढ़ा गया, ज़्यादा बढ़ गया या बढ़ा हुआ आ रहा है। तो कितना बेटा 0.8। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल डिपॉजिट तो है 50, ठीक है बेटा, और करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट है ना, ये सपोज करो हमारी कितनी, ये दूसरा केस मान लो, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, इनसे आपको सिनेरियो समझ में आ जाएगा। इस बैंक की तो काशा रेशो 0.8 है और इस बैंक की काशा रेशो कितना है 0.6। बेटा यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 40, तो इसकी काशा रेट कितनी है 8। तो इस समय क्या देखने को मिलता है बेटा, एक बैंक के दोनों के पास डिपॉजिट तो सेम है, क्या डिपॉजिट तो सेम है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसके पास जो डिपॉजिट में पैसा पड़ा है, किसमें, करंट में और एसडी में, वो कितना है, वो मेरे प्यारे बच्चों इसके पास मात्र 30 रुपये है और इसके पास कितने हैं बेटा 40 रुपये हैं। 40 रुपये का होने का मतलब क्या हो गया, इस बैंक की जो स्थिति है, किसकी, बैंक 2 की जो स्थिति है वो किससे बेहतर है, बैंक 1 से बेहतर है, ठीक है ना। जो अगर सुदृढ़ता की यदि बात करो तो इस बैंक की स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ है। ये क्या कहेगा साहब, मेरे पास तो 40 रुपये तो पड़े हुए हैं बैंक में, मतलब नकद पड़े हुए हैं। तुम्हारे पास कितने पड़े हैं, बोला साहब हमारे पास 30 रुपये पड़े हैं। कितने पड़े हुए हैं, 30 रुपये पड़े हैं, समझ गए। तो हम बैंक की सुदृढ़ता काशा रेशो के माध्यम से भी जान लेते हैं। यदि काशा रेशो यदि अधिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, बैंक की ये सुदृढ़ता दर्शाता है। अब लिख लेना ये लाइन यहाँ पर, काशा रेशो ऐसे लिख लेना, काशा रेशो फिर ऐसे बढ़ा देना, मतलब ये रेशो बढ़ा दिया तो क्या हो गया, फिर आगे लिख देना ऐसे, बैंक की सुदृढ़ता दर्शाता है, ठीक है बेटा। ये नोट्स में अपने ऐसे लिख लेना, क्लियर, समझ गए। पुनः एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें, क्या करना, नोट्स बनाओगे तो पहले क्या बनाओगे, बैंक रेट के बारे में बताओगे, उसके बाद ये क्रेडिट रेट जो मैंने आपके साथ ये स्प्रेड रेट समझी थी, फिर ये नीचे ये लिखना, ठीक है। इस पन्ने की बात कर रहा हूँ केवल, इस पन्ने में पहला ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये काशा रेशो हो गया, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में इसको उतार लेना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रतिभूतियों पर। प्रतिभूति समझ लेते हैं, क्या प्रतिभूति समझ लेते हैं। देखो छोटी छोटी टर्म्स तो अब आप अच्छे से समझ गए। अब मैं आपसे प्रतिभूति की बात कर लेता हूँ, सिक्योरिटी। और मैं हर बार आपसे क्या कहता हूँ, सिक्योरिटी होती क्या है। अरे बेटा लोड लेने की जरूरत नहीं, कागज़ का टुकड़ा होता है। क्या कहता हूँ मैं आपसे बेटा, ये कागज़ का एक टुकड़ा होता है और लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग में और मौद्रिक नीति में हम जब भी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, ये कागज़ का टुकड़ा होगा। इसकी डेफिनेशन समझ लो एक बार, क्या इसकी डेफिनेशन समझ लो बेटा। कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज है, कैसा भी भैया सर्टिफिकेट या दस्तावेज है ना, उसके विक्रय के द्वारा, सेल के द्वारा वित्त की जो उगाई की जाती है, चाहे पूंजी के रूप में उगाया जाए या ऋण पूंजी के रूप में उगाया जाए, चाहे पूंजी के रूप में उगाया जाए चाहे ऋण पूंजी के रूप में उगाया जाए, उसको क्या कहते हैं, प्रतिभूति कहते हैं। सर ये थोड़ा सा हमें समझा दो अच्छे से। ये मेरा कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है ना, प्रमाण पत्र, ठीक है। इसमें लिख दिया मैंने कि भैया ये इतने रुपए का है, कितना 100 रुपये का है। ये कागज़ का टुकड़ा ए को दे दिया मैंने,
है ना। और ए ने क्या कर दिया, इसके बदले में पैसा दे दिया। कितने दे दिए, 100 रुपये में कैश दे दिए, ठीक है ना। क्या दे दिए, कैश दे दिए। अभी जो ए के पास ये कागज़ का टुकड़ा पड़ा है ना 100 रुपये का, तो ये भी एक तरीके से तो कैश ही है। ये बैंक में ले जाके दे देगा तो इसके अगेंस्ट में पैसा लेके आ सकता है, ठीक है ना। ये प्रतिभूति हो गई, ये प्रतिभूति है। मतलब कि हमने विक्रय के द्वारा, ये बेटा सेल किया था ना ए को, विक्रय के द्वारा इसने क्या कर ली, ये वित्त की उगाही कर ली, है ना। अब बेटा किस रूप में हो, चाहे पूंजी के रूप में हो, चाहे ऋण पूंजी के रूप में हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें ध्यान होगा मैंने तुमसे एक चीज़ डिस्कस करी थी कि बेटा एसेट में हमने क्या देखी थी कि 3 तरह की कैपिटल होती हैं, है ना। ध्यान कर लेना, रिवाइज नहीं किया तो दोबारा कर लेना। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे देयता सृजन के बारे में, तो मैंने आपको बोला था बेटा 3 उपाय होते हैं देयता सृजन करने के। एक तो मैंने आपको बोला था टायर 1 कैपिटल, एक बोला था बेटा टायर 2 कैपिटल, एक मैंने आपसे बोला था टायर 3 कैपिटल। ये मैं वापस बैक में अपने पुरानी यादों में इसलिए जा रहा हूँ कि तुम्हें ध्यान में आ जाए कि भैया हमने ऐसी कोई चीज़ देखी थी। ये देख लो मेरे प्यारे बच्चों, हमने समझा था ना, आया याद, क्या समझा था। स्वामित्व पूंजी के बारे में हमने समझा था, ऋण पूंजी के बारे में हमने समझा था। ये बेटा देयता सृजन करने के लिए 3 प्रकार हमने देखे थे कि यदि आपको कंपनी शुरू करनी है, जैसे ओन कैपिटल थी, डेब्ट कैपिटल थी, और तीसरी मेरे प्यारे बच्चों डिपॉजिट कैपिटल थी, जमा पूंजी थी। ये 3 तरह से हमने क्या करते हैं, लायबिलिटी क्रिएशन करते हैं, देयता सृजन करते हैं, समझ गए। वापिस आ जाओ पुनः। अब इसको समझाने के लिए थोड़ी ज़रूरत है, तो पुराना देख लेना, और नए बच्चे हैं तो उसको देख लेना बेटा, वो बहुत शानदार चीज़ है। देखो बेटा जो बेसिक बन रहा है ना तुम्हारा ना, बड़ा शानदार बन रहा है, इसको शुरू से देख लेना, आराम से समय लगाना। और मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, जितना है इसको अच्छे से ढंग से कर लेना, इधर उधर भागते मत फिरना। मैं सबसे बस यही अनुरोध करता हूँ कि भागते मत फिरो। चलो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी। ये जो कह रहा हूँ ना, चाहे पूंजी के रूप में हो चाहे ऋण पूंजी के रूप में उगाया हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिभूति बोलते हैं। पूंजी मतलब कैपिटल। देखो क्या है कि मैंने एक फैक्ट्री खोली, ये इसमें धुआं निकल रहा है, मतलब फैक्ट्री खोली, ठीक है बेटा। अब ये जो मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों, मैंने धंधा स्टार्ट करने से पहले सोचा कि यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। 1000 रुपये तो मैंने लगा दिए, मुझे अब 200 रुपये की और ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, 5-7 आदमियों से बात करी, 20 आदमियों से बात करी कि साहब तुम सब मेरे कंपनी में मेरे हिस्सेदार बन जाओ, और आप मुझे 10-10 रुपये दे दो। सब क्या दे दो, 10-10 रुपये दे दो, तो मैं भैया 10 रुपये का आपको शेयर दे दूंगा मेरी कंपनी में, मतलब मेरी कंपनी में आपको हिस्सा दे दूंगा। तो बेटा ये जो 10 रुपये का आदमी का हिस्सा इस कंपनी में बन रहा है, ये मालिकाना हक ही तो दे रहा है अपना। 10 रुपये जितना मालिकाना हक दे रहा है, ये पक्की बात है, ज़्यादा नहीं तो 10 रुपये का तो दे ही रहा है। तो बेटा शेयर बेचना मतलब स्वामित्व पूंजी से इसमें यह आशय मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आपने अपने कंपनी के शेयर बेचते हैं, जिसे अंश पूंजी भी कहते हैं, जिसको हम टायर 1 कैपिटल भी बोलते हैं। क्या टायर 1 भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये हमने भैया पहले पढ़ा था। तो ये टायर 1 ही है। जब अपनी जेब से भैया पैसा खर्च करते हैं ना अपन, तो वो किसी कंपनी में तो उसको क्या बोलते हैं, टायर 1 कैपिटल कहलाता है, समझ गए। तो भैया जिन जिन ने भी 10-10 रुपये लगाए हैं, इनकी सारी कैपिटल क्या कहलाएगी, टायर 1 कैपिटल कहलाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल बोलते हैं। अब इसमें क्या बात होगी बेटा, जैसे 1200 में से इसने बोला कि 1200 में से 1000, और ये हो गए अपने 200, इसका मतलब क्या हो गया, ये बेटा 1000 मोटा मोटा से कितना परसेंट हो गया अपना, 12×96, मतलब 83-84% जो था वो तो था शेयर किसके पास, मेन मालिक के पास। और बाकी का बचा हुआ 17% मोटा मोटा ही मान लो, ये किसको दे रखा है इसने, ये बेटा इसने अन्य शेयर होल्डर्स को दे रखा है, समझ गए। लेकिन मूल अधिकतम किसके पास शेयर हैं, ये मेन आदमी के पास है। सपोज करो ए के पास है, और ये तो कितने लोग हैं, ये तो 10 लोग हैं। इन 10 लोगों के पास 10-10 रुपये के इनके पास शेयर पड़े हैं, सॉरी 20 लोगों के पास, है ना बेटा, क्लियर है ये। तो ये टायर 1 कैपिटल कहलाती है, स्वामित्व पूंजी जिनको आपने शेयर बेचे। और शेयर भी क्या होता है, एक कागज़ का टुकड़ा ही तो बेचा है आपने इसको, कि भैया उस कागज़ पे लिखा हुआ है कि मेरी कंपनी में आप 10 रुपये के हिस्सेदार बनते हो, समझ गए। तो भैया ये जो शेयर के लिए भेजा, ये भी तो एक कागज़ का टुकड़ा भेजा है, यही तो प्रमाण पत्र या दस्तावेज दिया है, समझ गए, समझ गए बेटा। तो इसीलिए स्वामित्व पूंजी, ये जो मैंने आपसे पूंजी के बारे में डिस्कस किया था ना, वो यही है। अच्छा, अब ऋण पूंजी, ये ऋण पूंजी क्या होती है सर, ये भी साथ साथ बता दो। बिल्कुल बता देते हैं, ये पुरानी स्मृति को ज़रा साफ कर दें। लो साहब, अब ऋण पूंजी समझ लो। अरे भैया सिंपल सी बात है, ऋण ऐसी पूंजी जो ऋण के द्वारा लेके आ रहे हैं। मतलब क्या करती है बेटा, कंपनी बॉन्ड बेचती है ना। अब देखो
ध्यान रखना, स्वामित्व पूंजी, यदि शेयर बेच के आप पैसा लेके आ रहे हो तो वो क्या कहलाएगी बेटा, ओन्ड कैपिटल कहलाएगी। यदि कोई बॉन्ड बेच के, ये बेटा कागज़ के टुकड़े हैं कि ये तो बेटा शेयर है, ये बॉन्ड है, इसमें ये लिखा हुआ है, शेयर में लिखा हुआ है ये 10 रुपये का, आप भैया ये आप कागज़ का टुकड़ा हम आपको देते हैं, इस कागज़ के टुकड़े के लिए आप 10 रुपये देंगे, तो 10 रुपये देते ही आप 10 रुपये के भागीदार बन जाएंगे हमारे कंपनी में। और ये बॉन्ड होता है, बॉन्ड में ये लिखा हुआ रहेगा मोटा मोटा कि साहब आपसे हम 10 रुपये का लोन ले रहे हैं, इस पर आपको क्या देंगे, ब्याज देंगे। क्या देंगे, ऋण ले रहे हैं तो आपको इस पर ब्याज देंगे। समझ गए ना, तो ये कैसी पूंजी कहलाएगी आपकी बेटा, ऋण पूंजी कहलाएगी। क्या कई बार कहते हैं ना कि यार तुम्हारा ये बिजनेस है, इस बिजनेस में बेटा तुमने कितनी ऋण पूंजी लगा रखी हैं, बर्बाद हो जाओगे। 1000 रुपये का तुम्हारा काम है, तुमने 999 रुपये तो ऋण से लेके आए हुए हो, कल को थोड़ा सा भी घाटा हो गया तो तुम्हारे दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे खुद की तो इसमें कैपिटल लगी हुई नहीं है, मतलब कि तुम्हारी ओन्ड कैपिटल तो इसमें कुछ लगी हुई नहीं है, हैं? समझ गए। तो क्या होता है बेटा, ऋण पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं, बॉन्ड बेच के। कहीं पर भी आ जाए कि बॉन्ड बेचा किसी कंपनी ने, तो भैया वो कैसी पूंजी इकट्ठी कर रहा है, ऋण पूंजी इकट्ठी कर रहा है। ठीक है बेटा, डेब्ट कैपिटल के लिए कंपनी बॉन्ड बेचती है, और इस प्रकार से जो ऋण लेते हैं या ऋण पूंजी लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टायर 2। क्या बोलते हैं, टायर 2। समझ गए ना, पुराना रिकैप कर लेना, कल 2 दिन तुम्हें इसीलिए दूंगा फ्राइडे के बाद में रिवाइज करने के लिए। समझ गए। जिस दस्तावेज को बेचने से कंपनी के मालिकाना हक में अंश दे दिया जाए, क्या बोला मैंने, मालिकाना हक में अंश दे दिया जाए, तो बेटा वो क्या कहलाएगा, तो उसे कहते हैं बेटा शेयर, जो हमने आपसे बात करी थी अभी। हाँ, उसी को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इसको शेयर के हिसाब से याद करो आप तो, है ना, शेयर के हिसाब से। मतलब कि दोबारा बोल देता हूँ, कोई भी दस्तावेज आपने बेचा, ठीक है ना, और उस दस्तावेज के बेचने से कंपनी के जो मालिकाना हक में अंश दे दिया जाए, मतलब मालिकाना हक में से कुछ हिस्सा दे दिया जाए, तो क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। समझ गए बेटा। और बॉन्ड, ऐसा कोई भी दस्तावेज या कागज का टुकड़ा जिसमें धारक मतलब कि जो ले रहा है, धारक को ब्याज देने के वादे के साथ, ब्याज देने के वायदे या वादा किया जाए, तो ऐसा भैया ये डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है आपका, बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड कहलाता है। समझ गए ना अंतर क्या हो गया, एक तो बॉन्ड के माध्यम से हम पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं और एक शेयर के माध्यम से पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं। समझ गए। धारक मतलब कि भैया विकास जी ने की कोई कंपनी में से उन्होंने आपको बॉन्ड दिया, क्या बॉन्ड दिया, सपोज करो मैंने बॉन्ड दिया सूर्य प्रकाश को, तो तुरंत समझ लेना बेटा ये बॉन्ड दिया, इसका मतलब क्या हो गया, सूर्य प्रकाश ने मुझे लोन दिया है। क्या दिया है, लोन दिया है, मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। समझ गए। फिर दूसरी जगह विकास ने क्या किया, ये अपने अंशुली को शेयर दे दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि अब मुझे कोई ब्याज नहीं देना, अब मेरे पास जो भी लाभ होगा ना, उस लाभ का जितना शेयर अंशुली का मेरे कंपनी में, उतना उसको मुझे ब्याज में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। किसमें, सॉरी, लाभ में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, माफ़ करना बच्चों, लाभ में मुझे हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, बॉन्ड में धारक को ब्याज दे रहा हूँ। समझ गए। यहाँ पर तो शेयर के धारक को मैं क्या दूंगा, लाभ में हिस्सा दूंगा। यदि आपके पास बॉन्ड है तो मैं क्या दूंगा, आपको ब्याज दूंगा बेटा, ठीक है ना, आपको उस ऋण का ब्याज दूंगा। क्लियर है। ये छोटी छोटी बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। प्रतिभूति तो बेटा आगे हम बहुत विस्तार से समझेंगे। क्या, प्रतिभूति तो आगे हम बहुत विस्तार से समझेंगे। अच्छा, अब अगली चीज़ और देख लो, छोटी छोटी से टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको और मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ लो। एक होता है बेटा लोनेबल फंड। क्या होता है, लोनेबल फंड। और मेरे प्रभु, मैं बार बार ये चीज़ समझाता तो जाता हूँ, पर मैं आपको फिर अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे भाई सभी मित्रों, प्रभु, इनको रिवाइज कर लेना। क्या, रिवाइज कर लेना। इतनी बड़ी रिस्क लेके ये नया अपन ने स्टार्ट किया है भैया, ये एक पवित्र उद्देश्य से स्टार्ट किया अभ्युदय आईएएस, इसका मटिया मेट मत कर देना। क्या, मटिया मेट मत कर देना। जैसे क्लास में अपन समझते हैं ना, उसी तरीके से समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसका बेटा सत्यानाश मत कर देना। और एक बात और करो बेटा, तो सपोज करो, है ना,
तुम जैसे 70 बच्चे हो अभी साथ में, ठीक है ना। अरे 70 बच्चे तुम, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हमारे दो कोई मित्र नहीं है क्या? हैं, हम दो मित्रों को हमारे इस अभियान से नहीं जोड़ सकते क्या? देखो, उसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं आपके साथ लाइव आ पाऊँगा, है ना। ये इसकी यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि भैया आपको लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 आवर्स आपके होने चाहिए। ये दो कंडीशन पूरी हो जाएगी तो अपन लाइव आ जाएंगे। यहाँ अपने कुछ और तो कुछ है नहीं बेटा छुपाने के लिए, सीधी सीधी सी बात है। तुम्हें क्या करना है, अपने मित्रों को व्हाट्सअप, या भैया कोई भी मित्र आया तो बोलो बैठ इधर आ, हमारे गुरुजी का बेटा एक चैनल इधर आ जा, ला तेरा मोबाइल दे, लो सब्सक्राइब कर दिया, और बोले तेरे जैसे तो भी पढ़ लेना, ऐसे डोलता रहता है उससे बढ़िया कोई चीज़ ही सीख ले। ठीक है, कल को इसमें बेटा करंट अफेयर्स की नई नई चीज़ें हम डालेंगे, नए नए प्रयास करेंगे तो तेरे को भी लाभ हो जाएगा। पकड़ के कर दिया करो, ठीक है ना, पकड़ के कर दिया करो। चाहे एक बार अपने सब्सक्रिप्शन हो गए और बेटा अपना अच्छे से इसमें वॉच टाइम आवर्स आ गया, देन अपन इसको लाइव कर देंगे ना, क्लियर। ये रिकॉर्डिंग वीडियो डालने की अपन को आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। होगी तो सही, लेकिन मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया रहेगा। चलो, लोनेबल फंड के बारे में देख लेते हैं। ऋण योग्य निधि, ये हमने समझ लिया था, स्टार्टिंग में समझ लिया था, स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया था हमने। तो ऋण योग्य निधि दोबारा समझ लेते हैं। एनडीटीएल हमने बात हो चुकी, तो ये बेटा जितना परसेंटेज शेयर ऑफ आपका एनडीटीएल है, ठीक है ना, परसेंटेज शेयर ऑफ एनडीटीएल, किसी बैंक के निवल मांग एवं आवधि देयता का वह प्रतिशत अंश जो एसएलआर को हटाने के बाद और सीआरआर को हटाने के बाद जो पैसा बच जाता है वही क्या कहलाता है, आपका लोनेबल फंड कहलाता है। समझ गए? क्लियर? ठीक है, चलो, मतलब ये बेसिकली है क्या, ये एसएलआर और सीआरआर अपना यही तो है, परसेंटेज शेयर ऑफ एनडीटीएल ही तो है ना। आपने यदि अपने बैंक में सपोज करो 100 रुपये थे, 100 रुपये में से आपके एसएलआर था 28 रुपये, ये घटा दिया, ठीक है, आपके क्या बच गया, 72 रुपये बच गया। फिर आपने सीआरआर आपके 5 रुपये था तो ये घटा दिया, तो आपके कितने बच गए बेटा, ये आपके बच गए 72 में से 2 चले गए और ये बच गए 67 रुपये आपके पास क्या बच गया, लोनेबल फंड बच गया। पुनः दर्शन कराने पड़ेंगे ऐसा लगता है। हरे हरे प्रभु। लो साहब, स्टार्टिंग था ना बेटा, स्टार्टिंग की पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया था ना, ये डिस्कस किया था कि भैया 100 रुपये यदि आपकी एसेट है, 5 रुपये सीआरआर कम कर दी तो कितने बचे, 95 रुपये बचे, क्योंकि सीआरआर इतना तो नकद आरक्षित अनुपात अपन को आरबीआई के पास रखना है। एसएलआर आरबीआई ने कह रखा है भैया तुम्हें तुम्हारे पास तिजोरी में 25 रुपये रखने ही रखने हैं, इसको आप छेड़ ही नहीं सकते। बचे कितने, 70 रुपये। बेटा ये एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं ना, आपके पास कितने रुपये बच गए, 70 रुपये बच गए, तो यही आपका क्या कहलाएगा, लोनेबल फंड कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, लोनेबल फंड कहलाएगा। ठीक है ना, ये बड़ा चमक चमक समझ लो, यही लोनेबल फंड कहलाएगा। क्या, 70 रुपये, 70 रुपये आपका क्या कहलाएगा, लोनेबल फंड कहलाएगा। देखो यही चीज़ें समझ रहे हैं हम बेटा, ये जो स्टार्टिंग में एसेट और लायबिलिटी हमने डिस्कस करी थी ना, इसी के हम सारे बिंदु आगे जाके समझते जा रहे हैं। पहले हमने सीआरआर समझ लिया, एसएलआर समझ लिया, है ना, और अब बेटा लोनेबल फंड देख लेते हैं, फिर हम पीएसएल देखेंगे तो हमारा एसेट के बारे में पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी। लास्ट में फ्री लोनेबल फंड देख लेंगे। लायबिलिटी हमने देखा, जमा मतलब हमने चालू खाते के बारे में समझा, हमने बेटा बचत खाते के बारे में समझा, हमने बेटा आवर्ती खाते के बारे में समझा, सावधि खाते के बारे में समझा, हमने बेटा ये ओन्ड कैपिटल के बारे में समझा, ऋण पूंजी के बारे में समझा, जमा पूंजी के बारे में समझा। ये जितनी भी चीज़ समझी हमने, ये जो डायग्राम बनाया था ना, इसी को आगे जाके खोल खोल के समझा है ना। चलो लोनेबल फंड समझ लेते हैं। ये लो भाई, मतलब कि किसी बैंक की निवल मांग एवं अवधि देयता का वह प्रतिशत अंश जो एसएलआर एवं सीआरआर के जो वित्तीय प्रावधानों के बाद बचता है, उसी को क्या बोलते हैं, एलएफ बोलते हैं। एलएफ बोलते हैं, लोनेबल फंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लोनेबल फंड बोलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझो बेटा, ये लोनेबल फंड है ना, इसको समझो, इसका और इसका रिलेशन समझो एक बार सीआरआर से और एसएलआर से। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी पुनः एक बार आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। बड़े सीआरआर हमने बढ़ा दिया, सीआरआर हमने बढ़ा दिया, मतलब सपोज करो पहले बैंक से हमने बोला था कि आपको आरबीआई के पास 5% रखना है, अब हमने कह दिया आपको 6% रखना है, तो बैंक के पास 1% राशि कम हो गई बेटा,
है ना। इस 1% राशि को जहाँ वो पहले लोन दे सकता था, कहीं आगे बाजार में चला सकता था, घुमा सकता था, अब वो नहीं चला सकता आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे CRR बढ़ गई तो आपका लोनेबल फंड कम हो गया। क्लियर है बेटा। लोनेबल फंड कम होने से बेटा बाजार में निवेश की मात्रा कम हो जाएगी। कैसे? अरे बेटा कोई प्रोडक्शन हाउस को लोन मिलता तो वो क्या करता, प्रोडक्शन में लगाता उसको, या किसी को मकान खरीदने के लिए लोन चाहिए होता, मकान में भैया वो फिर पैसा लगाता लोन से, तो वो भी कम हो गया। तो अगर CRR बढ़ाने से क्या हुआ, आपके पास लोन देने की फंड कम हो गया। इससे क्या प्रभाव पड़े, एक प्रभाव तो ये पड़ा, निवेश की मात्रा कम हो गई। दूसरा बेटा जो ये उपभोक्ता ऋण है, कंज्यूमर लोन है, क्या उपभोक्ता ऋण है, इसमें भी कमी आ गई, है ना। कंज्यूमर लोन है, जैसे सपोज करो आपको फ्रिज लेना था, है ना। अब बोलेंगे साहब फ्रिज के लिए तो अब हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम आपको लोन के लिए पैसा दे सकें, क्योंकि हमारे पास लोनेबल फंड ही अब कम हो गया। समझ गए। तो ना तो आप निवेश की मात्रा बढ़ा पाएंगे, ना आप कंज्यूमर लोन आगे दे पाएंगे, इसमें भी कमी हो जाएगी। अच्छा निवेश नहीं बढ़ेगा तो भैया देश की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। क्या? ग्रोथ रेट आपकी कम हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं हम, GDI भी कहते हैं। ये क्या क्या हो जाएगी बेटा, इसकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। अच्छा आगे, अब बेटा कंज्यूमर लोन वगैरह कम हो गए तो मुद्रास्फीति दर भी कम हो जाएगी। पहले क्या था, लोगों के पास पैसा था, धूम मचा के बाजार में सामान लेने आ जाया करती थी लोन लेके। कहते हैं ना जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है या बैंक से जाके जो लोन ले आता है सामान खरीद रहता है, ये बीच में संस्कृति आ गई थी अपने कि बेटा लोन लो और सामान खरीदो। तो क्या करते थे, जब दुकान वाले क्या करते थे, यार सबके पास खूब पैसा है, रेट बढ़ा दो, है ना, पैसा तो पड़ाइए से जेब में, तो रेट बढ़ा दो। तो उससे क्या होता था, मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती थी। लेकिन बेटा अब कंज्यूमर लोन ही नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं, तो दुकानदार क्या करेगा, अरे यार सामान पड़ा पड़ा ही तो खराब हो जाएगा, बेचो इसको। तो आप बोलेंगे डिस्काउंट चालू कर दिया सपोज करो आपने, तो वहाँ क्या होती है बेटा, आपकी मुद्रास्फीति दर कम हो जाती है। समझ गए। CRR को बढ़ाने से बैंकों के लोनेबल फंड के लिए धन की उपलब्धता में कमी आती है, उसके परिणाम स्वरूप निवेश की मात्रा के लिए धन उपलब्ध कम हो जाता है। और बेटा इससे एक और हम बोलते हैं, निवेश की मात्रा के लिए और कंज्यूमर लोन के लिए जब आपके लिए धन की उपलब्धता नहीं होगी तो एक प्रकार का तरलता संकट भी बाजार में जाता है। क्या? कि बाजार में पैसे बहुत कम है आजकल। कहते हैं ना बाजार में पैसे कम है, तो आप समझ जाना, अखबार में यदि कहीं पर लिखा जाए तरलता संकट, तो मन ही मन सोचना कहीं वो कारण CRR तो नहीं है जिसकी वजह से तरलता संकट आ रहा है। जब पूरा एडिटोरियल तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगा, पढ़ोगे तो ध्यान में आ जाओगे, किसी और से पढ़ोगे तो ध्यान में नहीं आएगा। समझ गए, खुद पढ़ोगे तो ही ध्यान में आएगा। एक एक बेटा पोस्टर बना के डालूंगा मैं अपने चैनल पे, खुद पढ़ो और खुद ही समझो। यहाँ पर तो बेटा खुद ही पढ़ना पड़ेगा और खुद ही समझना पड़ेगा, है ना। और कोई तरीका नहीं है अधिकारी बनने का तुम्हारा। कुछ तथ्यों को मानो बेटा कि वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, उनके पास रिसोर्सेज और उन्होंने जो तैयारी करी है वो थोड़ी सी हमसे अपर लेवल पे होती है। अब ये जो नेहरू जी वगैरह जो हमारी अब दे गए, जो दे गए बेटा संस्कृति, जो एजुकेशन पॉलिसी दे गए, जो दे गए, अब बट्टा बैठा दिया तो बैठा दिया हिंदी मीडियम का, तब क्या कर सकते हो आप। देखो बुरा मत मानना बेटे, मैं अपने बच्चों की किताबें देखता हूँ ना अंग्रेजी की माध्यम की, वो किताबें मैं कहता हूँ कि हमारे IAS की बच्चों के लिए तैयारी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। अभी एक बेटा तो किसमें, चौथी में, और एक बेटा है पहली में। तो उसकी किताबें जब मैं सोशल स्टडी या साइंस की देखता हूँ और चौथी वाले की देखता हूँ तो मेरे तो बुक्के फट जाते हैं कि अरे क्या क्या चीज़ें दे दी भैया, कैसे कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चे ये, इन्हीं को ढंग से कर लेंगे। तो अब मुझे बताओ बेटा, कोई चौथी का बच्चा इन पुस्तकों को ढंग से पढ़ेगा और खूब मेहनत लगा के पढ़ेगा, अच्छे नंबर भी लाएगा, और उसमें लिखने का अभ्यास, विभिन्न प्रकार के प्रश्न कराने का अभ्यास, दुनिया भर की चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो भैया जब एग्ज़ाम में बैठेगा तो तय मान लेना वो लीड ले जाएगा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी से। क्यों? एक तो बेटा उसने, उसके पास जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी के पास जो सामान था ना, उसने केवल वही पढ़ा। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी ने हिंदी का तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ ही साथ उसने इस अंग्रेजी के माध्यम के सामान भी पढ़ा। इसी दिमाग पे उसने इतनी कृपा करी कि ये तो पढ़ा ही पढ़ा और उसके साथ साथ ये भी पढ़ा। देखो मैं तो बिल्कुल भी अब बेटा पक्ष में नहीं हूँ कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हिंदू लेके बैठ जाए, क्या जरूरत है, हैं? ये दुकान चला चला के सुबह सुबह सब चालू हो जाते हैं, हिंदू हिंदू द हिंदू एडिटोरियल, हिंदी में समझो, हिंदी में समझो। पागल बना रहा है भाई, पागल बना रखा है, और बच्चे बावड़े बन रहे हैं। ये विडम्बना है बेटा, ये विडम्बना है हमारे देश की। जो सही बात बोलते हैं ना जल्दी से कोई बात सुनते हैं, मानते नहीं है, जब उनके ठोकर लगती है ना, जब समझ में आते हैं, फिर कहते हैं कि साहब हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों आएगा तेरा रिजल्ट, है क्यों आएगा भैया? एक तो तुम्हारे मन में पाप भरा पड़ा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, दूसरा बेटा आप गलत दिशा में लेके जा रहे हो, तो ये गलत है ना। देखो स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स के लिए मैंने भी यही सोचा था
कि मेरा मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने यही सोचा था कि आपको द हिंदू लेके आएंगे करंट अफेयर्स में। हिंदू के साथ हम आपको एक हिंदी का अपने दैनिक जागरण अखबार है, वह हम उसका एडिटोरियल डिस्कस कर लेंगे। और 3 पड़ाव और होते हैं अपने करंट अफेयर्स के, जैसे बेटा एक हो गया अपना योजना, एक हो गया अपना बेटा कुरुक्षेत्र, और एक हो गया अपना पीआईबी की कोई न्यूज़ आ रही है उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो अखबार है ना द हिंदू और दैनिक जागरण, इसमें अपने जीएस पेपर के फर्स्ट और 3 इनके हिसाब से अपन जो भी पार्ट डिवाइड करने हैं, जैसी भी न्यूज़ आएगी जिस पेपर के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये बकवास हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास ये इतना सामान है, तुम कर लोगे ना तो भैया एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, है ना। ये आप ढंग से कर लिया क्या आपने, इसको और एक माथे लेके चल रहे हो। अगर आप द हिंदू से तुम्हारी बेटा परीक्षा अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास हो जाती है तो बेटा यही पढ़ लो फिर, या तो एक ही पढ़ लो या तो इसी में अपनी एफिशिएंसी बना लो पढ़ पढ़ के, ये बाकी चीज़ें मत पढ़ो फिर। तो भैया आगे जितने भी करंट अफेयर्स के अपन सेशन लेके आएंगे, हिंदी के 1 या 2 अखबार हिंदी के ले लेंगे हम, 1 से अधिक अखबार को एडिटोरियल और अच्छा आता है तो, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा अपन इसमें योजना, कुरुक्षेत्र और पीआईबी उसका बड़े विशद रूप से, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया था भैया, मैं सीधे पढ़ाने नहीं आ जाऊँगा उठ के, ये पागल नहीं पढ़ाऊँगा कि भैया सुबह सुबह मैं आपके पास आ रहा हूँ, खुद मेहनत कर रहा हूँ। क्यों झूठ बोलते हो यार, हैं। 3-3 4-4 आदमियों को बना के लिख के बोल दिया कि लिख के दे दो और पढ़ा दो, हैं, रामायण बाँच दो। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। तो मैं बेटा मैं सारे आर्टिकल दे दूंगा मॉर्निंग में कि देखो दैनिक जागरण का आपको ये आर्टिकल पढ़ने हैं, आपको ही पढ़ने हैं। उसके बाद कोई एक अन्य और कोई हिंदी का अखबार का अच्छा आर्टिकल हुआ तो उसका आर्टिकल आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। और ये जो अपने दैनिक उसके बाद बेटा पीआईबी की न्यूज़ हो गई, अपनी योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, ये बेटा हर बार आती है ना, हर माह की, हर फोर्टनाइटली जैसे आती हैं न्यूज़ आती रहती है पीआईबी की, वो आपसे शेयर कर लेंगे कि साहब ये न्यूज़ आप पढ़ लो। टेलीग्राम पे शेयर कर लेंगे, एक मॉर्निंग में वीडियो बना के कर लेंगे, डेली मॉर्निंग में आपको ये अखबार का तो डेली दे देंगे कि साहब ये पढ़ लेना। अब आपके पास पूरा दिन है, जब आपके पास समय हो इस न्यूज़पेपर को रीडिंग कर लो, ठीक है, केवल रीडिंग कर लो। उसके बाद शाम को सोने से पहले 9 से 10 या 8:30 से 10 अपन मिलेंगे और उस न्यूज़ को आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा। क्या कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा। उसके सिनॉप्सिस भी बनाने का मैं प्रयास कर लूँगा कि भैया सिनॉप्सिस बना के सीधे आपके साथ डिस्कस कर लूँ। क्लियर है, ये मेहनत मैं आपके साथ कर लूँगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर ऊर्जा लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिनॉप्सिस और डिस्कशन करने की वो मैं करके आ जाऊँगा। तभी बेटा तुम्हें उसको एनालिस कर पाओगे, अन्य सब्जेक्टों से उसको रिलेशन समझ पाओगे। और बाकी रिलेशन तो सब फालतू बात है, जितना है तुम उसको तो ढंग से कर लो। ये दिमाग तुम्हारा अपने आप जोड़ लेगा कि बेटा ये चाचा का बच्चा है तो अब ये क्या कहलाएगा, मेरा भाई कहलाएगा। लेकिन एक बार चाचा से अपना रिश्ता तो समझ लो कि ये बेटा मेरे पापा का भाई है ना, वो तो समझ लो। इंटरलिंकिंग तो करते रहना बाद में सारी। चलो कहाँ थे बेटा हम, तरलता संकट आ जाएगा, समझ गए। ये क्लियर हो गया, सीआरआर बढ़ गया तो क्या हो गया। अच्छा, इसमें दूसरा सिनेरियो क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताओ, यदि आपके सीआरआर कम हो गया तो क्या होगा। बहुत बढ़िया, सीआरआर कम हो गया मतलब कि भैया पहले 5% बैंक को रखना पड़ता था आरबीआई के पास, अब कितना रखना पड़ रहा है, सपोज करो 4%, 1% एक्स्ट्रा मिल गया ना बैंक को आगे घुमाने के लिए, तो बेटा लोनेबल फंड आपके पास ज़्यादा हो गया। लोनेबल फंड आपके पास ज़्यादा हो गया तो जो निवेश की मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, और आपके कंज्यूमर लोन आप देते हो उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। निवेश बढ़ा तो बेटा आपकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। ग्रोथ रेट, यदि आपका कंज्यूमर लोन आपने देना ज़्यादा शुरू कर दिया तो आपका इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगी। बेटा इन्फ्लेशन रेट एक सीमा तक बढ़ती है ना तो बहुत लाभकारी होती है ना, ये डिनोट करती है कि आपके यहाँ पर फ्लोरिशनेस चल रही है, समृद्धि आ रही है, लोगों के पास पैसा है, खरीदारी कर रहे हैं, है ना, सबको रोजगार मिल रहा है एक सीमा तक, है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको समझ जाना। समझ गए, क्या समझे। सीआरआर यदि बढ़ जाएगी तो उसका क्या सिनेरियो बनेगा, और सीआरआर कम हो जाएगी तो आपका क्या सिनेरियो बनेगा, ठीक है। चलो बेटा दूसरा पक्ष और देख लो, एक होता है एसएलआर। अच्छा, एसएलआर कम हो जाएगी तो क्या उसका पक्ष बनता है, ये भी समझ लो। अब बेटा एसएलआर का भी वही सीआरआर की तरह ही लफड़ा है। हमने कहा कि एसएलआर आपको सपोज करो 28% अपने पास रखनी है बैंक के। अभी ये 28% एसएलआर की जगह 30% एसएलआर हो गई, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, लोनेबल फंड जो है, सॉरी पहले मैं कम वाले आपसे बात कर लेता हूँ, यहाँ कम लिखा हुआ है ना, तो कम वाली आपसे चर्चा कर लेता हूँ, फिर बड़ी वाली बात कर लूँगा। रंग बदल लेता हूँ पेन का। क्या एसएलआर कम हो गई आपकी तो क्या होगा,
पहले आपको 28% रखना था, बैंक ने कह दिया कि साहब अब आपको केवल 25% ही आपको SLR अपने पास रखना है, बैंक के पास इतना पैसा आपको इसमें इन्वेस्ट करके रखना है, मतलब 3% पैसा कम हो गया। 3% पैसा कम होते ही आपके पास लोन देने के लिए पैसा बढ़ गया। वही बात, लोन देने के लिए पैसा बढ़ गया तो निवेश की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और वही उपभोक्ता का लोन बढ़ जाएगा, और सेम वही प्रोसेस, ग्रोथ रेट भी बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन रेट भी आपके साथ साथ बढ़ जाएगी। क्लियर है ना, क्लियर। और वही CRR की तरह यदि मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों कि SLR को यदि मैं बढ़ा दूँ, तो अब भैया पहले 25% थी, अब आपको 28% बैंक के पास रखनी है, तो भैया क्या हो गया, आपके पास लोनेबल फंड में कमी आ गई। वही बात, निवेश की मात्रा मतलब GDI में आपकी कमी आ जाएगी, कंज्यूमर लोन भी आप कम दे पाओगे, GDI में कम आएगी, निवेश कम होगा तो आपका ग्रोथ रेट भी कम होएगी, और बेटा कंज्यूमर लोन कम जाएगा तो इन्फ्लेशन रेट भी आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये आप SLR का आप संबंध समझ गए, CRR की तरह ही है, कोई ज़्यादा लोड नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा, है ना। बस मैंने जो जार्गन्स हैं, ये जो शब्दावली आपके साथ खेल खेल रही हैं, इन शब्दावली को आपके आम जीवन की बातों के साथ संबंध करके मैं आपको बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, ये सब तुम जानते हो। बस ये है कि अच्छा इसको ये कहते हैं SLR कहते हैं, अच्छा इसको CRR कहते हैं। अच्छा, अपनी सुविधा के लिए इन्होंने ये बता रखा है कि CRR RBI के पास रहता है और SLR ये बैंक रखता है। क्यों रखता है वो भी आपको बात आ गई, CRR उसके पास क्यों रहता है बेटा, और SLR बैंक क्यों रखता है, प्रतिभूतियों के रूप में रखता है, और CRR नकद के रूप में रखता है। सारी बातें तुम समझ गए, ठीक है। अच्छा बेटा, अब कल मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रोग्राम के बारे में आपसे चर्चा करूँ, ठीक है, और उसके बाद बेटा ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बाद में एक फ्री लोनेबल फंड का, और उसमें मैंने स्टार्टिंग के अपना जो डायग्राम था उसमें ये जो फ्री लोनेबल फंड है बेटा, ये भी अपन कल समझ लेंगे। और कल हम क्या करेंगे, जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है ना, इसके क्वेश्चन एंड आंसर, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इन क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से हम बेटा इसका रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो इसको हाथों हाथ पढ़ लेना। और कल के बाद आपके पास बचेगा बेटा सैटरडे एंड संडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सैटरडे और संडे को इन 6 चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। देखो मैं अभी इस चैनल को ज़्यादा बेटा आगे कहीं फैला भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं कोर्सेज लेके आ रहा हूँ ये डेडिकेटेडली तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ। अब तुम बच्चे जो जुड़ चुके थे बेटा, मैं तो उनको बीच मझदार में छोड़ नहीं सकता, जो करा दिया वो तो कराऊंगा। मेरे लिए तुम सब क्या हो, वो लोग हो जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे, है ना। और वैसी बात है बेटा, मेरे से नैतिक रूप से मैं आपको इस चीज़ में तो धोखा नहीं दे सकता। शिक्षा जो मेरे लिए भगवान मुझे दिखते हैं ना, वो इसी में दिखते हैं मुझे। तो भैया ये अपन पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ इसका फर्स्ट पार्ट जो दिक्कत आ रही है, कुमुद कह रहा था ये सर इसमें फर्स्ट पार्ट भी डाल दो, तो मैं फर्स्ट पार्ट बेटा इसका अपलोड कर दूंगा अभी, है ना। तो आपके पास बैंकिंग का 1 से लेके अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा आपके साथ शेयर हो जाएगा। 1 से लेके आई थिंक ये 5 जो हैं, ये 5 आपके साथ शेयर हो जाएंगे। इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कल का हम मिला लेंगे तो ये 6 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 6 होते ही क्या है, इन 6 का बेटा इन 2 दिन में अच्छे से रिविज़न कर लेना, है ना। इनको रिवीजन करके साइड में पटक देना, और बाकी जो आपकी प्लानिंग है सैटरडे संडे की, वो आप बस्तूर जारी रखना, है ना, वो आप जारी रखना। और मेरी साथ साथ किससे बात हो रही थी, अंशुली से। मुझे बार बार अंशुली नाम आता है उस बच्ची का, उसका नाम है बेटा, एक्चुअली उसने मुझसे बोला था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करा दो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा प्री के और मेंस के। बेटा वो तय है, वो बिल्कुल तय है, वो तो कराएंगे बेटा, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, उसके लिए हमारे बेसिकली उसकी चल रही है क्वेश्चन आंसर को, उसको फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, और मैं आपसे जल्दी डिस्कस कर लूँगा ना। तो सैटरडे संडे जो रहेगा, क्या पता मैं आपको उसी सैटरडे संडे को डिस्कस कर लूँ, तो कल आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो अच्छा आपका दिन हो आज का, इसको कर लेना। और मेरी तुमसे फिर बेटा आग्रह है कि अपना ये जो चैनल है, आप सबके 1 या 2 मित्र तो होंगे, है ना, 1 या 2 मित्रों को तो कराओ। और भैया आपके देखो फेसबुक है, फेसबुक पे भी शेयर करो, व्हाट्सएप पे भी शेयर करो, है ना। इन 2 प्लेटफॉर्म पर तो शेयर कर ही सकते हो। जिनके पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दो। अपना ये चैनल जितनी जल्दी बेटा लाइव हम ले पाएंगे उतना ही लाभ रहेगा, ठीक है। चलो आज का दिन बहुत शुभ हो। ये जितना है इसको रिवाइज कर लेना, और इसकी PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने प्रथम रैंक टेलीग्राम चैनल पर। किस पर, @PRATHAMRNK, ये अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है। और 8619059759,
597559। ये व्हाट्सअप नंबर है बेटा, किसी को जुड़ना हो, कोई मन की बात हो तो इस पर कर लेना, ठीक है। चलो इसको आज यहीं समाप्त करते हैं और मैं इसको तुरंत